हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 दिसंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी व निर्णायक। जो अध्यक्षता मिली है G20 की 1 साल के लिए भारत को, उसको लेकर भारत पूरी तरीके से तैयार है और अब मीटिंग्स का दौर जारी होगा। उसको लेकर भारत काफ़ी उत्साहित है और लोगों में जागरूकता इसकी लगातार बनाई जा रही है, जैसा कि आप अभी आने वाले दिनों में भी देखेंगे। देखिए, भारत ने 1 दिसंबर 2022 से आधिकारिक तौर पर G20 देशों की अध्यक्षता संभाल ली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का G20 का एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा। उन्होंने मानव केंद्रित वैश्वीकरण के नए प्रतिमान को आकार देने के लिए मानसिकता में मौलिक बदलाव की वकालत करते हुए कहा कि वसुधैव कुटुंबकम यानी कि एक दुनिया, एक परिवार, एक भविष्य की थीम को रेखांकित किया गया और कहा है कि हमारा युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस समूह की अध्यक्षता आपसी विमर्श, सहयोग और निर्णायक तरीके से करेगा ताकि मौजूदा चुनौतियों को दूर करने में मदद मिलेगी। दुनिया भर के अखबारों से मिले लेख में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी को सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में रेखांकित किया, जिनसे एक साथ मिलकर ही सबसे अच्छी तरह से लड़ा जा सकता है। उन्होंने G20 देशों का आह्वान किया। IA यानी कि एक तरीके से उन्होंने पूरा इसमें बोला कि आइए हम भारत की G20 अध्यक्षता का हीलिंग, हार्मनी और होप की अध्यक्षता बनाने में एक साथ शामिल हों। नेक्स्ट न्यूज है कि डिजी यात्रा में चेहरा ही होगा बोर्डिंग पास, कागज से मिलेगा छुटकारा। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिजी यात्रा सेवा का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि डिजी यात्रा सहजता का पर्याय है। अब चेहरा ही बोर्डिंग पास होगा। यह हवाई यात्रा से जुड़ी प्रणाली में जुड़ा एक नया अध्याय है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम आधारित यह सेवा यात्रियों को एयरपोर्ट पर संपर्क रहित सुविधा मुहैया कराएगा। ऐप में यात्रियों से जुड़ी तमाम जानकारियां इंक्रिप्टेड फॉर्म में सुरक्षित होंगी। जानकारियों पर आधारित डाटा पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। अभी डिजी यात्रा की सुविधा केवल घरेलू यात्रियों के लिए उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लिए बनी महिला न्यायाधीशों की पीठ। देखिए, प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने महिला न्यायाधीशों की एक पीठ गठित की है जो वैवाहिक विवादों से जुड़ी स्थानांतरण याचिकाओं और जमानत के मामलों पर सुनवाई करेगी। इस पीठ में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला M त्रिवेदी को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह तीसरा मौका है जब कोई ऐसी पीठ गठित की गई है जिसमें सभी महिला न्यायाधीश शामिल हैं। 2 न्यायाधीशों की यह पीठ वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में अदालत कक्ष 11 में बैठ रही है। इस पीठ के समक्ष 32 मामले सूचीबद्ध हैं, जिनमें वैवाहिक विवाद से जुड़ी 10 स्थानांतरण याचिकाएं और 10 जमानत के मामले शामिल हैं। सभी महिला न्यायाधीशों की पहली पीठ का गठन 2013 में किया गया था, जिसमें जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्र और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई शामिल थी। नेक्स्ट न्यूज है कि रक्षा क्षेत्र की निजी कंपनियां पूर्व अग्निवीरों को विशेष कोटे में रोजगार देने पर सहमत। सेना में 4 साल की सेवा के बाद वापस लौटने वाले अग्निवीरों के लिए वैकल्पिक रोजगार को संभावनाएं तलाशने की पहल सरकार ने अभी से शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र से जुड़ी देश की आधा दर्जन रक्षा उत्पादन कंपनियों से उनके यहां नौकरियों में अग्निवीरों को विशेष मौका देने को लेकर बातचीत की है। रक्षा मंत्रालय की इस पहल के दौरान इन कंपनियों ने सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को वैकल्पिक रोजगार देने को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। इसे देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रक्षा कंपनियों से अपनी नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए विशेष कोटे का प्रावधान करने की नीति जल्द बनाने का आग्रह किया है। नेक्स्ट न्यूज है कि अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास चीन से समझौते का उल्लंघन नहीं। अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास को लेकर चीन की आपत्तियों को भारत ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि इस
युद्धाभ्यास का 1993 और 1996 में हुए समझौते से कोई लेना देना नहीं है। चीन को इस बात पर विचार करना चाहिए कि उसे यह भी सोचना चाहिए कि यह खुद इन समझौतों का उल्लंघन करता रहा है। बागची ने कहा कि भारत जिस देश से चाहता है उसके साथ युद्धाभ्यास करता है। उसने किसी तीसरे देश को यह अधिकार नहीं दिया है कि वह इस पर रोक लगा सके। जहां तक अमेरिका के साथ संबंधों की बात है, हमने किसी तीसरे देश को वीटो पावर नहीं दे रखा है। बताते चले कि भारत और अमेरिका के बीच इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में सैन्य अभ्यास चल रहा है। दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास का यह 18वां संस्करण है। नेक्स्ट न्यूज है, संसद के शीतकालीन सत्र में 16 नए विधेयक होंगे पेश। सरकार की योजना 7 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में 16 नए विधेयक पेश करने की है, जिसमें बहुराज्यीय सहकारी समितियों में जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार से संबंधित विधेयक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि नए संसद भवन का काम अभी पूरा नहीं होने के कारण शीतकालीन सत्र मौजूदा संसद भवन में ही होगा। आगामी सत्र में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक भी पेश किए जाने की संभावना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग की स्थापना और दंत चिकित्सा कानून 1948 को निरस्त करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही राष्ट्रीय नर्सिंग आयोग संबंधी विधेयक भी पेश किए जाने की संभावना है। इसमें राष्ट्रीय नर्सिंग आयोग स्थापित करने एवं भारतीय नर्सिंग परिषद कानून 1947 को निरस्त करने का प्रस्ताव है। लोकसभा बुलेटिन के अनुसार बहुराज्यीय सहकारी समितियां विधेयक 2022 को सहकारी समितियों में शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से पेश किए जा रहा है। सत्र के दौरान छावनी विधेयक 2022 एक और मसौदा कानून है जिसे पेश किए जाने की संभावना है। इस विधेयक के उद्देश्य में छावनियों में जीवन की सुगमता को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। चलिए बिजनेस पेज की न्यूज देखते हैं। सबसे पहली न्यूज हम ले रहे हैं कि नवंबर में 1.45 लाख करोड़ रुपए का रहा जीएसटी संग्रह, और अगर हम बात करें पिछले नवंबर में यह था 1.41 लाख करोड़, यानी कि इस वर्ष ये 11% ज़्यादा रहा है संग्रह। और हालांकि नवंबर माह का जीएसटी संग्रह अक्टूबर से कम था। अक्टूबर में जो ये 1.45 लाख करोड़ का हुआ है, वही अक्टूबर में ये था 1.5 लाख करोड़ का। अक्टूबर में हालांकि आपने देखा होगा त्योहारी सीजन था, नवरात्र थे और आप कह सकते हैं दीपावली थी, इसलिए जीएसटी संग्रह ज़्यादा हुआ था। जीएसटी का सीधा संबंध वस्तुओं की बिक्री से होता है, ये आपको पता होगा। और नवंबर में भी 1.40 लाख करोड़ से अधिक जीएसटी संग्रह घरेलू स्तर पर खपत में मजबूती को जाहिर कर रहा है। यानी कि जितनी ज़्यादा जीएसटी संग्रह होगा, इसका मतलब घरेलू जो उद्योग है वो मजबूत हो रहा है। संग्रह 1.31 लाख करोड़ था पिछले नवंबर में, और इसमें हुआ 1.45, तो जाहिर सी बात है कि मजबूती का आंकड़ा है ये। और नवंबर माह में जो वसूला गया है जीएसटी, वो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 25,681 करोड़ रुपए, और ये जीएसटी है। और अगर हम बात करें कि ये सीजीएसटी है, देखिए ये है जीएसटी, और सीजीएसटी जो है वो 25,681 करोड़ रुपए है। वही यानी सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल का जीएसटी। वही एसजीएसटी यानी स्टेट का जीएसटी है 32,651 करोड़ रुपए। उसके बाद आता है आईजीएसटी, यानी कि जो केंद्र शासित राज्य होते हैं उनका है 77,103 करोड़। वहीं सेस का जो आंकड़ा था वो है 10,433 करोड़ रुपए संग्रह था। संग्रह में जो पिछड़ गए हैं राज्य, उसमें है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, गोवा जैसे राज्य पिछले साल नवंबर के मुकाबले इस साल पिछड़ से गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारत को इस वर्ष 100 अरब डॉलर रेमिटेंस मिलेगा। रेमिटेंस क्या होता है? देखिए, जो लोग विदेशों में नौकरी करते हैं और जो वो पैसे घर भेजते हैं, यानी कि जो देश पैसे भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो रेमिटेंस में भारत इस वर्ष $100 का आप कह सकते हैं कि एक निवेश आदान प्रदान करेगा। और ये रिपोर्ट है विश्व बैंक की। विश्व बैंक ने ही ये रिपोर्ट दी है, और भारत को मिलने वाले रेमिटेंस में 12% की वृद्धि की उम्मीद इसमें बताई गई है। भारत चीन, मैक्सिको और फिलीपींस को इस मामले में
पछाड़ देगा, जैसा कि आप ये इंडेक्स में देख रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र को मिलने वाला रेमिटेंस 3.5% है, और अगर रुपए में बात करें तो ये 1.63 अरब डॉलर रह सकता है। भारत और नेपाल को छोड़कर अन्य देशों को मिलने वाले रेमिटेंस में औसतन 10% की गिरावट देखने को मिलेगी। नेपाल को मिलने वाले रेमिटेंस में 4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। भारत को मिलने वाले रेमिटेंस जो है वो जीडीपी का 3% है, यानी कि भारत का जो लक्ष्य है वो है उससे वो कहीं ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त कर रहा है, और जीडीपी पे भी इसका असर पड़ेगा। और अगर जाहिर सी बात है 3% जीडीपी का रहेगा तो एफडीआई में भी अच्छे आंकड़े मिलेंगे, यानी कि निवेश होगा तो एफडीआई में भी 25% ज़्यादा निवेश की उम्मीद इसमें जताई जा रही है। और सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 80 अरब डॉलर एफडीआई जुटाने का लक्ष्य भी रखा हुआ है। अब एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर आते हैं कि डिजिटल रुपए से भुगतान का बैंक को नहीं चलेगा पता। अब जैसे देखिए, आप कैश का लेन देन करते हैं, यानी मान लीजिए मैंने आपको कुछ कैश दिया, तो ये बात मेरे और आपके बीच में रही, तीसरा कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा या उसे पता नहीं चलेगा। और जैसे ही मैं यूपीआई से आपको ट्रांसफ़र करूंगा, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई के माध्यम से आपको कुछ पेमेंट करूंगा, तो वो मेरे बैंक को भी पता चलेगा कि कितना मेरे बैंक से डेबिट हुआ, और आपके बैंक को भी पता चलेगा कि आपके अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ। लेकिन अब जो ये डिजिटल रुपए का भुगतान हो रहा है, इसमें बैंकों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि ये डिजिटल मुद्रा लॉन्च कर रही है आरबीआई, और ये आरबीआई पूरी तरीके से इसमें गारंटी दे रही है। और इसमें कल से यानी कि 1 दिसंबर से इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर में शुरू भी कर दिया गया है। इसमें जो लेन देन होगा वो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होगा, और इसकी खबर आरबीआई को होगी, यानी कि आरबीआई के अलावा इससे बैंकों का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। बैंकों को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होगी कि आपने कितना लेन देन किया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से। पहली न्यूज़ है इसमें कि तालिबान का दावा, अफगानिस्तान में रुकी 20 परियोजनाओं पर फिर काम शुरू करेगा भारत। तालिबान ने दावा किया है कि भारत अफगानिस्तान में रुकी हुई कम से कम 20 परियोजनाओं पर फिर से काम शुरू करेगा। भारत ने इस साल जून में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित अपने दूतावास में एक तकनीकी टीम तैयार करके राजनयिक उपस्थिति फिर से स्थापित की है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने दूतावास से अपने अधिकारियों को सुरक्षा कारणों से वापस बुला लिया है। समाचार पोर्टल टोलो न्यूज़ के अनुसार अफगानिस्तान के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय ने मंगलवार को यह कहा कि भारतीय दूतावास प्रभारी भरत कुमार ने संबंधों में सुधार व देश में रुकी परियोजनाओं को फिर से शुरू करने में रुचि दिखाई है। और ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है इंटरनेशनल पेज पर जो इम्पोर्टेंट हो। तो ये आज का यानी कि 2 दिसंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।